बेटा जैसे आपकी वर्कशीट में अब हमें दिया हुआ है कि अगर वस्तु अनंत पर है, अनंत मीन्स इन्फिनिटी पर, हमारे पास 6 केसेस होंगे जो हमें प्रतिबिंब बनाने हैं। 6 केसेस हैं टोटल, ठीक है। पहला है वस्तु है अनंत पर, अनंत मतलब इन्फिनिटी पर। दूसरा है जब वस्तु C से परे है, ठीक है। तीसरा होगा जब वस्तु C पर है। फिर चौथा होगा जब वस्तु C और F के बीच में है, ठीक है। पांचवा होगा F पर है। और जो छठा केस होगा, सिक्स्थ केस होगा जब वस्तु F और P के बीच में है, ठीक है। ये जो हमारी वर्कशीट है उसमें ये 6 केसेस हम पढ़ेंगे। तो एक बार पहले मैं आप लोगों को वर्कशीट दिखा देती हूँ, फिर मैं यहाँ आपको समझाऊंगी उसे। तो देखो बेटा, ये है हमारी वर्कशीट 55 और ये हमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखा चित्र दिए हुए हैं और ये पेपर में ज़रूर आते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नई चीज़ लगेगी शायद आपको, नहीं हो सकता आपने 8th में इसके बारे में पढ़ा हो, पर जब इसको आप 2-3 बार करोगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। तो यहाँ पर अलग अलग रेखा चित्र दिखाए हुए हैं। जब हमें वस्तु की, मैंने अभी आपको बताया 6 केसेस होंगे, उसके हिसाब से हमें देखना है प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। तो पहले हम अवतल दर्पण के करेंगे 6 केसेस, उसके बाद उत्तल दर्पण है 6 केसेस उसमें भी हैं, लेकिन सिर्फ हमें 2 बनाने होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, हमें सिर्फ 2 बनाने हैं, ये देखो, ये और ये, ठीक है। तो पहले हम अवतल दर्पण का करते हैं, उसके बाद हम उत्तल दर्पण का करेंगे। जी देखो बेटा, मैं ये आपको इसमें देखो आपको 1-2 पॉइंट्स मैं समझाना चाहती हूँ। समझा तो मैं चुकी हूँ, पर थोड़ा सा अब जो मैं आगे आपको प्रतिबिंब के रेखा चित्र बनाना समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज ना हो। और ऐसा ही वर्कशीट में भी दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा ये 1-2 पॉइंट समझाना चाह रही हूँ। आप ये देखो, जो ये अभी हम उत्तल दर्पण तो देखेंगे नहीं, हमें अवतल दर्पण देखना है, ठीक है ना। अवतल दर्पण ये वाले देखने हैं हमें, ये 3 केस जो मैंने अभी आपको बताया था कि 3 नियम अच्छे से याद रख लो। पहला नियम था कि अगर कोई रेखा, इन्होंने इसमें एक 3rd नियम भी दे रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी, एक अलग भी दिया हुआ है एक्स्ट्रा। जैसे ये पहला आप ध्यान से देखोगे तो पहले में क्या कर रहे हैं, जैसे देखो इन्होंने यहाँ पर ये अवतल दर्पण है, पीछे इसके पॉलिश करी हुई है, इन्होंने थोड़ा शेडेड तरीके से दिखाया हुआ है। चलो ऐसे ही कर लेते हैं ये, ठीक है। ये जो पहला चित्र है मैं उसकी बात कर रही हूँ। देखो इन्होंने क्या करा हुआ है, पहले चित्र में F से लाइन लाए हैं और जो मैंने बताया फोकस से अगर कोई लाइन गुजरती है, लाइन मतलब प्रकाश की किरण, ठीक है, अगर फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये तो आपको पता ही है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। लेकिन आप ज़रा ध्यान देना, इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखो इन्होंने 2 कोण बनाए हुए हैं। अब वो कोण कौन से हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये है, ये पोल हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर F हो गया। इन्होंने पहला ही उदाहरण ये दिया है कि अगर कोई प्रकाश की किरण F फोकस से गुजरती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है ना। तो इसमें जो इन्होंने बनाया हुआ है प्रकाश परावर्तन के नियम के हिसाब से बनाया हुआ है। आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है। अगर हम यहाँ पर एक अभिलंब बनाएं, अभिलंब मतलब 90 डिग्री के कोण वाली लाइन बनाएं, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए। कौन सा वाला कोण? ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब आपतन वाला कोण, और ये परावर्तन का कोण है। तो बेटा इन्होंने ये I और R दिखाया हुआ है, ठीक है। A इस वाली पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, जो A है यहाँ पर इसमें भी दिखाया हुआ है। इसमें इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि C से रेखा आई और C से ही वापस चली गई, वो यहाँ से आई यहीं से वापस चली गई, 180 डिग्री का कोण बन रहा है ना। अब इस बिंदु से आई, यहाँ पे मैं अभिलंब कहाँ बनाऊँ, ये यहाँ से आई और यहीं से चली गई, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाया। अब ये जो तीसरा केस है, देखो यहाँ से किरण आई, प्रकाश की किरण आई और यहाँ से टकराकर चली गई, तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो ये जो ये I कोण है यहाँ से यहाँ तक, ये
आपतन वाला कोण है और ये परावर्तन वाला कोण है। ठीक है बेटा, तो वर्कशीट में भी आपको ऐसे ही दिखाया हुआ है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रही हूँ, मैं ये कोण नहीं दिखाऊंगी। तो बेटा अभी हम पहला केस करेंगे जब वस्तु अनंत पर है, बनाया अवतल दर्पण, ठीक है, इसके बीचों बीच से लाइन खींचनी है, ये इसका पोल हो गया, ये मुख्य अक्ष है जो लाइन है, इसी लाइन पर सी बनाना है, सी और पी के बीचों बीच एफ बनाना है। ठीक है, अब हम मान रहे हैं वस्तु अनंत पर है, तो जो वस्तु दूर है उसको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है बेटा, मैंने जैसे आपको पहला नियम बताया था, एक लाइन आई, ठीक है, वो दर्पण से टकराई और टकराकर परावर्तित हो गई, और जो लाइन मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वो टकराकर हमेशा फोकस से ही जाएगी। तो एक ही हो गया। मान लो वस्तु यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, तो रेखा हर लाइन से जाएंगी, प्रकाश की किरण हर उसके पूरे शरीर से टकरा के जाएंगी, पर हमें सारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम 2-3 रेखाओं को ही लेंगे और इस वस्तु को हमें ऐसे थोड़ा दूर ही बनाना है, उससे हमें रेखा आते बाहर जाते हुए नहीं दिखानी, थोड़ा दूर ही बनाना है। ये मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो हमने एक लाइन बना दी कि मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा आ रही है और परावर्तन के पश्चात एफ से गुजर रही है। फिर अब एक मैं यहाँ से बनाती हूँ, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा आई और दर्पण से टकराकर फिर एफ से गुजर गई। तो आपको ये एरो ज़रूर बनाने हैं कि कहाँ से रेखा आ रही है और कहाँ को परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो बेटा आपने देखा कि अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी पर है, अनंत पर है, तो उससे जो रेखाएं आएंगी, आप कहीं से भी बना लो ऐसे ऐसे, वो सारी मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी और क्रॉस होके फिर वो मतलब फिर परावर्तित होकर एफ से जाएंगी। तो जो यहाँ पर इमेज बनेगी, उसकी प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और वो बहुत छोटा होगा। आपको ना ये याद करना है कि अगर पेपर में आता है अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो आपको क्या लिखना है, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब एक तो बनेगा उल्टा। हमेशा याद रखना उल्टी इमेज बनती है। कैसी बनती है? उल्टी। अभी मैं इसके बारे में समझाऊंगी आपको। इन्वर्टेड, बहुत छोटी, आपने देखा ना, बिल्कुल बस वो एफ एक ने इधर क्रॉस किया, इतनी छोटी सी इमेज बनेगी। तो इमेज बनेगी बहुत ज़्यादा छोटी, उल्टी बनेगी और वास्तविक बनेगी। वास्तविक मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर सचमुच में आती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। जैसे इसमें काटा है इन्होंने, एक आई एफ से गुजरी, एक आई, काटा है ना इन्होंने असलियत में, तो जो है इमेज, जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। ये अभी हम जैसे जैसे केसेस करेंगे आपको और क्लियर होता जाएगा। हाँ जी, अब हम करेंगे दूसरा केस। ठीक है, सेकंड केस पे अब की बार जो वस्तु है, पहले केस में तो अनंत पे थी, अब की बार जो वस्तु मैं बनाऊंगी बेटा वो मैं बनाऊंगी सी से परे। अब आपको पहले क्लियर होना चाहिए सी क्या है, पी क्या है। देखो मैंने अवतल दर्पण बनाया, अवतल तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर हमें बनाना है मुख्य अक्ष इसके बीचों बीच से बनाना है, ये मैंने बना दिया मुख्य अक्ष। ठीक है, और अब आपको लिखने हैं नाम। ये जो इसका मिड पॉइंट है बिल्कुल दर्पण का, उसको पी बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक जगह पर सी बना रही हूँ और सी और पी के बिल्कुल बीचों बीच हमें एफ बनाना है, फोकस। ठीक है, अब जो सेकंड केस है उसमें वस्तु है सी से परे। अब इन्फिनिटी पे नहीं है, जो मुख्य अक्ष है उसी पर दिखाएंगे हम। मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु को मैं ए भी लिख रही हूँ। ठीक है, अब हमें, हाँ जी बेटा, तो अब वस्तु जो है वो सी से परे है। तुम देख रहे हो ये सी है, सी से परे मैंने वस्तु रखी है ए बी। अब देखो हम क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहली मैं किरण बना रही हूँ जो मुख्य अक्ष के समानांतर है। आपको पता है मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण जाती है वो दर्पण से टकरा के एफ से ही वापस आती है। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरी किरण हम लेंगे बेटा, पहली हमेशा ज़्यादातर कोशिश करो यही लें कि मुख्य अक्ष के समांतर आई, एफ से गुजर गई, फिर एक एफ से ले जाओ। अब मैं ये जो इसके टिप से ही ले जा रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है प्रकाश की किरणें इसके हर पॉइंट से जा रही हैं, पर हमें हर पॉइंट को नहीं दिखाना, हम सिर्फ ऊपर ऊपर की दिखाएंगे। अब देखो एफ से गई, फिर टकराने के बाद वापस आ गई। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। ये आपको नियम याद रखने हैं। अगर आपने मुख्य अक्ष के समांतर ले गए और एफ से गुजार दी, ठीक है, अब आपने एक रेखा ऐसे बना दी जो ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर नहीं है और एफ से गुजार रहे हो, वहीं पर ही गलत हो जाएगा। जो चेक करने वाला होगा वो आपका गलत कर देगा।
तो इन चीज़ों को आपने ध्यान से रखना है। अब देखो बेटा, जिस जगह पर इन्होंने एक दूसरे को काटा है आपस में, इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को जिस जगह पर काटा है, यहाँ पर एक इमेज बनी, उल्टी बनेगी। जहाँ पर काटा है वहाँ पर हम उसका सिर मानेंगे, जैसे इसका सिर हमने ए पे माना है। तो अब जो इमेज बनेगी वो, इसको हम बी डैश ए डैश करके दिखाएंगे। जैसे ये ए बी है तो जो प्रतिबिंब है वो बी डैश ए डैश है। अब बेटा मैंने एग्जैक्टली एक्यूरेटली नहीं बनाया है, अभी मैं समझा रही हूँ। एक्चुअल में जो इसमें इमेज, जो प्रतिबिंब बनता है वो सी और एफ के बीच में बनता है। आपने देख लिया, सी और एफ के बीच में ये बन रहा है प्रतिबिंब, उल्टा बनता है, ठीक है, छोटा होता है और वास्तविक होता है, रियल। रियल मैंने बता दिया, रियल कब बनती है, जब लाइनें सचमुच में आपको कटती हुई दिखाई देती हैं तो वो रियल होता है, ठीक है। अब हम करते हैं तीसरा केस। तीसरे केस में अब हम करेंगे जब वस्तु सी पर है। तीसरा केस है वस्तु जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ एट सी। अब हम देखेंगे इमेज कहाँ बनेगी, किस तरीके की बनेगी, ठीक है, उसकी प्रकृति क्या है। तो आपने ये अवतल दर्पण बनाया, मुख्य अक्ष बनाया, ठीक है, ये P है, ये वाला जो पॉइंट है हमें C बनाना है और C और P के बीचों बीच F बनाना है। और जब भी आप ये कॉपी में बनाओगे बेटा, हमेशा स्केल से ही बनाना है और अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट रखा है C पर, अब की बार वस्तु है C पर। अब हमें बनाना है पहला नियम, कोई रेखा जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराकर F से गुजरती है, ठीक है, ये हमने बना लिया पहला नियम। एक और नियम है कि अगर कोई रेखा F से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर आ जाती है। तो अभी ये मैं एक्यूरेट स्केल वगैरह से नहीं बना रही तो पता नहीं चल रहा। तो देखो यहाँ पर कटा है, ये अब प्रतिबिंब है। वस्तु अगर ए बी है तो इसका प्रतिबिंब बना बी डैश ए डैश। और कैसा बनेगा, बिल्कुल वस्तु के नाप के बराबर, जितनी चीज़ है उसके बराबर होगा, हमेशा उल्टा बनेगा और वास्तविक है। यहाँ पर भी ये तीन चीज़ें हमें बतानी होती हैं, बराबर, उल्टा और वास्तविक। हाँ जी बेटा, अब हम चौथा केस करेंगे। 6 केस बताए हैं मैंने आपको, अब हम चौथा केस करेंगे। अब वस्तु है सी और एफ के बीच में, ठीक है। फोर्थ केस है सी और एफ के बीच में हम वस्तु रखेंगे तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा। बनाओ अवतल दर्पण, बन गया, ठीक है, अवतल दर्पण बना, इसके बीचों बीच ये मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन है हरी, P पोल है, ये C है, C और P के बीचों बीच F होता है। आप जब स्केल से बनाओगे ना आपकी बिल्कुल सही इमेज बनेगी, ठीक है। मैं तो अभी रफली बना रही हूँ इसलिए कुछ गड़बड़ हो रही है। अब वस्तु है C और F के बीच में, तो चलो वस्तु को रख लेते हैं C और F के बीच में। मैंने ये वस्तु रख ली, ठीक है। अब हम बनाते हैं, पहला नियम लगाते हैं, कोई भी लाइन जब मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है, समानांतर जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद F से गुजरती है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित है, एरो ज़रूर बनाने हैं। एक मैंने ये बना ली। फिर दूसरा, इसमें बेटा पता क्या होगा, इस केस में अगर, चलो एक लाइन अगर F से जाती है, तुम 2 तरीके की लाइनें बना सकते हो। अभी मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। वस्तु जा रही है, अगर ये लाइन F से जा रही है, देखो F से गई, दर्पण से टकराई और परावर्तित हो गई, ठीक है। आप ये भी बना सकते हो। इस केस में मैं भी आपको एक और बताती हूँ। तो देखो अब एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा, मैं इसको यहाँ से हटा दूँ थोड़ा। स्केल से ही बना के देखना है बेटा। मैं यहाँ C लिख देती हूँ। अब देखो ये जो वस्तु यहाँ, ये जो 2 लाइनें यहाँ कटी हैं, ये C से परे बना है। कहाँ बना है, C से परे। देखो C है ना, C से परे बनी है, ये इमेज है, प्रतिबिंब है। ये वस्तु थी ए बी, ये प्रतिबिंब बना है। अब देखो जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के आकार से बड़ा बना है। बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक का मतलब, रियल का मतलब आप ये समझ लो कि जब रेखाएं, जो रेखा आ रही हैं, वो सॉरी जो प्रकाश की ये जो किरणें आ रही हैं वस्तु से, जब वो सचमुच में आपस में काटेंगी एक दूसरे को, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, ठीक है। अब इस चौथे को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, इसी को ही मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। किताब में, मतलब आप कंफ्यूज मत हो ना, किताब में जो है मैं वो बता रही हूँ
ये आपने अवतल दर्पण बनाया, ठीक है, ये मुख्य अक्ष बनाया, मुख्य अक्ष ध्यान से बनाना है, ये सी है, ये एफ है, और वस्तु हमने रखी है सी और एफ के बीच में यहाँ, ठीक है। एक किरण गई मुख्य अक्ष के समानांतर, एफ से गुजरी, टकराने के बाद किताब में आपको इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है कि भाई एक जो रेखा है ना वो पोल यहाँ से गई आपतित किरण, हमें पता है अगर पोल से कोई रेखा जा रही है ना तो वो टकराकर यहाँ आएगी प्रकाश के परावर्तन के नियम के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी सी से परे बनेगा। तो जैसे मैंने अभी आपको फोकस से गुजार के और मुख्य अक्ष की समांतर दिखाया था, आप इस वाले केस को इस तरीके से भी कर सकते हो। अब हम करेंगे पांचवा केस। वो क्या है? जब वस्तु F पर है, ठीक है। 6 केसेस मैंने आपको शुरू में बता दिए थे। अब हम करेंगे जब वस्तु F पर है। अवतल दर्पण बनाया, मुख्य अक्ष बनाया, मैं अलग अलग कलर से कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, आपको क्लियरली समझ आए। ये जो पॉइंट है ये P है, ये C है, ये F है, ठीक है। अब की बार वस्तु F पर है वस्तु को अब की बार F पर दिखाना है हमें। ये लो मैंने F पर दिखा दिया, ठीक है। अब हम अपने वही नियम लगाएंगे। पहला, मैं रेड मुख्य अक्ष के समानांतर गई किरण, दर्पण से टकराई और F से क्रॉस हुई। दूसरा, मुख्य ये पोल से टकराई और फिर जितने एंगल से आई थी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई, ठीक है। ये एंगल आई है, ये एंगल आ रहा है। अब देखो बेटा, ये जो 2 किरणें हैं ये आपस में कहाँ मिलेंगी आपको लगता है? ये मिलेंगी अनंत पे जाके, इन्फिनिटी पर जाके मिलेंगी, है ना। मेरे बोर्ड पे तो नहीं मिल रही, और भी कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा दूर बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब वस्तु F पर है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे, मतलब इन्फिनिटी पर बनेगा। बड़ा बनेगा, नेचुरल सी बात है, नहीं बड़ा, हाँ बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक क्यों बनेगा? कहीं ना कहीं पर तो ये सच में मिलेंगी लाइनें, है ना। और आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, कहीं ना कहीं पर ज़रूर मिलेंगी, तो इसलिए वास्तविक बनेगा। अब हम करेंगे अपना 6th केस। 6th केस है जब वस्तु, ये मैंने अवतल दर्पण बनाया। 6ठा केस बता रही हूँ अब मैं आपको। इसके लिए बेटा थोड़ा ना आपको बीच में बनाना पड़ेगा, ये मैंने गलत कर दिया। देखो, अब की बार दर्पण मैं यहाँ बना रही हूँ बीच में, अभी वो पता चलेगा आपको मैंने बीच में क्यों बनाया है। ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये C है, ये F है, ये P है। अब की बार वस्तु हमें दिखानी है F और P के बीच में। बन गई। अब हम प्रकाश परावर्तन के नियम करेंगे वो सॉरी, ये जो इनके नियम है कि किस तरीके से रेखा जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गई, टकराने के बाद फोकस से गुजर गई, ठीक है। देखो, वस्तु के जहाँ वस्तु का टिप है वहाँ से करेंगे, फिर मुख्य अक्ष से गुजरी और टकराकर वापस इधर आ गई। अब इनको आप बढ़ाओगे ना, देखो ये फैल रही हैं, इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे ये दूर जाएगी, इसको आगे बढ़ाओगे मतलब ये फैल रही हैं, ऐसे बन रही हैं, तो ये तो कभी मिलेंगी ही नहीं। आप कितने ही आगे बढ़ा लो ये नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जब ये मिलेंगी ही नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कहीं ना कहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो वो कैसे मिलती हुई दिखाएंगे? ये वाली किरण को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके, इसको आगे बढ़ाएंगे डॉट 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 करके, ठीक है। तो देखो ये कहाँ मिली? यहाँ पर। तो इस बार देखो बेटा, वस्तु भी ऐसे ही खड़ी है, प्रतिबिंब भी ऐसा सीधा बना है ना, दिख रहा है आपको। वस्तु A B है, प्रतिबिंब A डैश B डैश है, बड़ा बना है, ठीक है, सीधा बना है। और जब सीधा बनता है तो आभासी बनता है। आभासी मतलब लाइनें आपस में मिल नहीं रही, हमें अगर हम उनको बढ़ाएंगे तो वो मिल सकती हैं यहाँ पर। तो आपको वास्तविक और आभासी में फ़र्क पता चल गया। वास्तविक कब बनता है? जब एक्चुअल में लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। और आभासी कब बनता है? जब लाइनें एक दूसरे को काटती नहीं हैं, पर अगर हम उन्हें बढ़ाएं तो ऐसा प्रतीत, हम एक अनुमान लगाते हैं यहाँ पर मिलेंगी। तो जो बेटा हम प्लेन दर्पण में देखते हैं ना, जो समतल दर्पण होता है जिसमें जो हमारे घरों में लगा होता है, उसमें भी किरणें मिलती नहीं हैं, एक्चुअल में मिलती नहीं हैं, मिलती भी प्रतीत हो, मतलब हम
तभी जो हमारी इमेज है वो सीधी बनती है, ठीक है। उस केस में बड़ी नहीं बनती क्योंकि वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में हमारे आकार की बनती है, सीधी बनती है और आभासी होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल। तो मैंने आपको ये 6 केसेस बता दिए हैं। इनको आपने अच्छे से करना है, बुक से देख के करना है, वर्कशीट में से देख के करना है, जो भी आपको करना है, और स्केल का यूज़ करके बनाना है, तो बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन बनेगी। तो देखो बेटा, ये तुम्हारी बुक है। अब मैंने बुक का निकाल लिया है कि बुक में कैसे कराया हुआ है, ये हमें ध्यान से करना है। समझो आप, ये बुक में बनाया हुआ है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख। किरण मतलब चित्र, रेखा चित्र है, किरण आरेख बोलो, रेखा चित्र बोलो, एक ही बात है। तो देखो बेटा, इसमें भी 6 केसेस दिखाए हुए हैं। एक केस है अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर है, ये देखो ए भी दिखाया हुआ है। इन्होंने अब आई और आर एंगल भी दिखाया है पहले केस में। तो देखो बेटा, इन्होंने पहला केस दिया हुआ है, वस्तु अनंत पर है, ठीक है। देखो ये वाली लाइन जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गई और उसके बाद वो एफ से गुजरी, ठीक है। उसके बाद एक मिनट में, अगली रेखा देखो, यहाँ से दिखा रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर गई, क्रॉस होके एफ पे गई, है ना। तो आप ये देख रहे हो एफ पर ये 2 बिंदु, ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं। और जो इमेज, वस्तु इतनी बड़ी है और जो इमेज, जो प्रतिबिंब बना है वो एक छोटी सी बिंदी बनी है, तो बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बना है। हमेशा जहाँ पर वास्तविक बना है, क्योंकि असलियत में लाइनें वहाँ पर कट रही हैं। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो वो उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी छोटी है, हम सीधा उल्टा नहीं जान पा रहे हैं। अब दूसरा केस है, यहाँ पे तो अनंत पर थी पहले केस में, दूसरा केस है सी से परे है बेटा। तो देखो सी और एफ के बीच में बनी है, छोटी बनी है, उल्टी बनी है, वास्तविक बनी है। तो जो 6 केस मैंने आपको अभी समझाए हैं वो किताब में ये सारे दिए हुए हैं। तो ये तो अभी हमने किया अवतल दर्पण का। ये वर्कशीट में देखो, आपको ये पूरी टेबल दी हुई है, इसमें आपको बताया हुआ है, एक तो है वस्तु की स्थिति, एक है प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला है अनंत पर, तो आप देखो अगर अनंत पर है तो एफ पर बनता है अत्यधिक छोटा बिंदु आकार, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल बिंदी जैसा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। वो हमने अभी देखे हैं 6 केसेस। अब दूसरा है सी से परे, ठीक है, तो सी और एफ के बीच में बनता है, छोटा बनता है। जब सी पर होता है तो समान आकार का बनता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि जैसे जैसे वस्तु को हम ये सी है, ये एफ है, ये पी है, जैसे जैसे वस्तु मिरर, इस दर्पण के पास आती जा रही है, वैसे वैसे उसका आकार बढ़ता जा रहा है। पहले छोटा था, बहुत छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ बेटा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में तो हमने देख लिया, अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का रेखा चित्र कैसे बनता है, अब हम वो देखेंगे। तो बेटा अब हम करेंगे उत्तल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें हमें सिर्फ 2 करने हैं, बनते तो इसमें भी 6 हैं, पर मैं भी आपको बताऊंगी हमें 2 ही क्यों करने हैं। एक तो हमें करना है जब वस्तु अनंत पर है, और एक हमें करना है कि अनंत से मुख्य अक्ष, जो होता है पोल, मुख्य अक्ष, उसके बीच में वस्तु कहीं पर भी हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो चलो पहले हम उत्तल दर्पण बनाते हैं। तो बेटा पहले हम सबसे पहले उत्तल दर्पण, आपको पता है ये तो अवतल दर्पण है जिसकी उभरे हुए साइड पे पॉलिश होती है, और जो उत्तल होता है उसके अंदर वाले हिस्से पर पॉलिश होती है। इसका मतलब जो प्रकाश का परावर्तन है वो हमेशा याद रखना है। प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है? जो बिना पॉलिश हुई सरफेस है, जैसे इसकी आगे वाली सरफेस बिना पॉलिश वाली है। अब उत्तल है तो उत्तल में कहाँ से परावर्तन होगा? इस बैक साइड से, आगे वाले साइड से नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर तो पॉलिश आ गई ना। ठीक है, तो मतलब इधर से आएंगी किरण और फिर रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित होंगी। तो इतना हमने देख लिया, अब मैं आगे समझाती हूँ आपको।
तो चलो हम केस लेते हैं। और बेटा उत्तल दर्पण जो होता है ना, उसको इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और डाइवर्जिंग मतलब उत्तल दर्पण पर अगर कोई रेखा पड़ती है तो वो फैलती है। डाइवर्ज होना मतलब फैलना। और जो अवतल होता है वो कन्वर्जिंग होता है, मतलब वो मिलाता है रेखाओं को। तो वो अभी हम समझते हैं। यहाँ पर देखो इसको बनाना कैसे बेटा, ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये जो चीज़ है इसको बहुत ज़्यादा गोल घुमा के नहीं बनाना, कोशिश करनी है बहुत कम, मतलब हल्का सा हो, बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं दिखानी है, उत्तल में भी अवतल में भी। अब क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो इसका जो अंदर वाला भाग है उस पे पॉलिश है, ठीक है। इसको आप इस चीज़ को एक और तरीके से समझ सकते हो, दोबारा समझा रही हूँ मैं, ध्यान से समझना इम्पॉर्टेंट है। देखो ये बना लिया मैंने एक गोला। अब की बार मैं क्या करूँगी, मैं इधर से मिटा रही हूँ इसको, मैंने इधर से मिटाया है अब की बार, ठीक है। और इधर से ही क्यों मिटाया है, और ये देखो ये अब की बार इसके अंदर की तरफ पॉलिश है, ठीक है बेटा। एक बार और बना रही हूँ, ये एक गोला है, ठीक है। इसके बीचों बीच रेखा बनाई, ये इसका केंद्र है, ठीक है। ये मैं आपको अभी क्यों समझा रही हूँ ये बात समझना ध्यान से। मान लो मैंने इस लाइन को लंबा कर दिया, ठीक है। अब क्या है बेटा, हमने देखा था जो इसका केंद्र है, अगर हम दर्पण की बात करते हैं तो उसे हम वक्रता केंद्र मानते हैं, सी। ये जो पॉइंट है इसको हम पी मान लेते हैं। सी और पी अगर वृत्त के केस में देखोगे तो ये त्रिज्या है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से पूरा, ये देखो ये मिटा दे रही हूँ यहाँ पर, तो अब हम इसको त्रिज्या ना बोल के वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। इस बार तो बेटा देखो मैंने यहाँ से मिटाया, अब मैं कहाँ से मिटाऊँगी, ये बनाया मैंने दर्पण, ये बनाई मैंने सीधी लाइन, ठीक है। ये इसका केंद्र है, इसका केंद्र है ये सी। अब की बार देखो बच्चों, ये जो सी है अब की बार मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, उत्तल दर्पण के लिए मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, ध्यान देना। ये उत्तल दर्पण है, अब ये देखो, और इसके अंदर की साइड पॉलिश है, ये उत्तल है, ठीक है। तो ये देखो इसका जो सी है, एफ इस साइड आएगा, ये हमेशा सीधे हाथ की, ये अगर ये आपका राइट है और ये लेफ़्ट है, ये सीधे हाथ की तरफ आएगा सी और एफ। और जबकि हम जब अवतल कर रहे थे तो लेफ़्ट की तरफ आ रहा था। देखो आप गोला बनाओ, अगर हम अवतल दर्पण करते हैं, ये वाला पोर्शन लेते हैं, तो सी और एफ इसके लेफ़्ट हैंड साइड में पड़ेगा, लेफ़्ट में, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसमें समझाने की ज़रूरत थी। मैंने बनाया उत्तल दर्पण, ये मेरा उत्तल दर्पण है, और हमेशा इस तरफ मुंह करना है। मैंने अभी बता दिया ना आपको, गोला बना के इधर वाला पोर्शन मिटा दो तो उत्तल दर्पण बनता है। गोला बनाया, ये वाला पोर्शन मिटा दो तो अवतल दर्पण बनता है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो इस तरीके से बनाना है हमें। अब हमारे पास सिर्फ दो केस हैं बेटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। एक तो अनंत पर, मतलब चीज़ बहुत दूर है, मान लो वस्तु यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं कैसे बनाऊँगी, ये देखो किरण आई मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समानांतर आई, क्योंकि ये एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग मतलब ये किरणों को अपने से दूर फेंकता है, रिफ्लेक्ट होकर ये इधर को चली जाएगी, ठीक है। अब मान लो वस्तु के इस साइड से एक रेखा आई मुख्य अक्ष के समानांतर, यहाँ आई, तो ये यहाँ को रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, तो ये मिलेंगी ही नहीं। आप देख लो, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये तो और फैलती जा रही हैं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, ये फैलेंगी। तो हम क्या करते हैं, अगर कोशिश करें ऐसे मिलाने की, तो देखो ये इस बिंदु पर आकर मिल रही हैं, इस, ये है एफ। मैंने अभी आपको 1 मिनट थोड़ी देर पहले बताया था कि जब उत्तल दर्पण लेंगे तो सी एफ सीधे हाथ की तरफ पड़ेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ पड़ेंगे, लेफ्ट की साइड नहीं पड़ेंगे। तो जब वस्तु बहुत दूर है, अनंत पर है,
तो जो हमारी इमेज बनेगी, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। यही हमने अवतल में पढ़ा था, बहुत छोटा। और इसमें बनेगा बेटा सीधा और आभासी। आभासी मतलब क्योंकि ये एक्चुअल में लाइनें मिल नहीं रही हैं, देखो लाइनें तो दूर जा रही हैं, हमने उनको मिलाया है। मिलती भी प्रतीत होती हैं, एक्चुअल में मिलती नहीं है, ऐसा लगता है मिल रही हैं। तो छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। हमेशा जो आभासी लाइनें होती हैं उनमें जब इमेज बनती है तो हमेशा सीधी बनती है। तो एक केस ये हो गया इसका। अब हम दूसरा केस करेंगे बेटा। इसमें बहुत सारे केस करने की ज़रूरत नहीं है, एक केस तो कर दिया कि भाई इन्फिनिटी पे था, अनंत पर। अब ये जो मुख्य अक्ष है, इस साइड तो ना इसके सी और एफ इधर हैं, है ना, इस साइड नहीं है सी और एफ, लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट हैंड साइड में होते हैं। ठीक है, तो मान लो हम कहीं पर भी मुख्य अक्ष है, ये जो बीच वाली लाइन है ये मुख्य अक्ष है, मैंने यहाँ पर एक वस्तु मान ली। ठीक है, अब क्या होगा, नियम लगाओ अपना। मुख्य अक्ष के समांतर जो लाइन जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जो लाइन जाती है वो फोकस से होके गुजरती है, लेकिन क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो ये यहाँ से टकराकर यहाँ एक्चुअल में यहाँ जाएगी, लेकिन लगेगा कि F से जा रही है। आभासी, हमें प्रतीत होगा कि F से जा रही है। फिर दूसरी लाइन हमें कैसे लेनी है, ये P है। अगर हम P से एक लाइन ले जाते हैं तो वो इधर को रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन अगर हम इसको बढ़ाएंगे, आभासी मतलब अगर बढ़ाते हुए ले जाएंगे तो ये यहाँ जाएगी, और इस वाली लाइन को ले जाएंगे तो यहाँ जाएगी। वो बहुत ही ज़्यादा घुच-पुच हो गया था ना, कंफ्यूजिंग हो गया था। मैं अब आपको दोबारा समझा देती हूँ। ये उत्तल दर्पण है, इसको ज़्यादा घुमा के नहीं बनाना, ना अवतल को ज़्यादा घुमाना है ना उत्तल को, फिर गड़बड़ हो गई है। और थोड़ा ज़्यादा इधर भी नहीं बनाएंगे, जगह की कमी है। ये बना दिया मैंने, उत्तल दर्पण है। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है। अब मैं जो बना रही हूँ बेटा, वस्तु जो मैं बना रही हूँ वो मैं इस जगह पे बना रही हूँ। मान लो, मतलब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में तो ना सी होता है ना एफ होता है, सी और एफ इस साइड होते हैं। ठीक है ना, राइट हैंड साइड में उत्तल दर्पण के केस में। अब क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ से एक किरण गई, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण गई, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, पर हम मान सकते हैं कि ये यहाँ पर आभासी, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यहाँ जा रही है लाइन। ठीक है, अब तुम्हें मैंने एक क्या बताई थी किरण अभी, ये P से गई, हमें पता है जो किरण P से जाती है वो टकरा के वापस आ जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये वाला आपतित के कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं, जितने कोण से आई है उतने कोण से वो परावर्तित हो जाती है। पर अगर ऐसे हम यहाँ मिलाने की कोशिश करें दर्पण के पीछे तो ऐसे मिलेगी, और ये बन गई अब आपकी इमेज, प्रतिबिंब ये बन गया बेटा। ठीक है, ये वाला। और ये कैसा बना है आप देख लो, ये कैसा बना है, छोटा बना है, सीधा बना है और आभासी बना है। छोटा, सीधा और आभासी। आभासी क्यों, क्योंकि लाइंस एक्चुअल में मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो अब अगर आप इसमें उत्तल दर्पण में अपनी वस्तु की स्थिति बदलते रहो, पास ले आओ या दूर ले जाओ, जैसे जैसे हम इसको पास लाते जाएंगे दर्पण से, जो इमेज है वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम किसी वस्तु को दर्पण के पास लाते रहते हैं, दूर से पास लाते रहते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा होता जाता है। तो हमने ये उत्तल दर्पण के भी दोनों केसेस यहाँ पर देख लिए हैं।